मम्मी जी, मैं 4-5 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ और वैसे मैंने शांता बाई से बोल दिया है। वो 4-5 दिन खाना बनाने के लिए आ जाएंगी। सुबह वो इनका टिफ़िन पैक करके चली जाएंगी और आपके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बना देंगी। और वैसे भी बस 4-5 दिनों की ही बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊँगी। रचना अपनी सासू माँ से एक ही लहजे में बोले जा रही थी, तभी उसकी सासू माँ ममता जी रोब झाड़ते हुए बोली, तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं बहू, अभी तो मेरे हाथ पाँव चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी। और वैसे भी अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका, अब वहाँ है ही कौन तुम्हारा, बस खाली दीवारें और खिड़कियाँ बची हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर रचना उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ थी तब भी आप कौन मुझे मायके जाने देती थी। माँ के पास कभी 4 दिन भी नहीं रुकने दिया आपने। जब भी मेरी मायके जाने की बात आती तो आपका मुंह फूल जाता। खैर, अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम चारों बहनों के साथ रहेगा। माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस दिल में तो हमेशा रहेंगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं, मेरी माँ की यादें भी हैं। केवल खिड़कियाँ और दरवाजे नहीं, मेरी माँ की खुशबू भी है। हम चारों बहनों ने तय किया है कि हम हर साल 2 बार अपने मायके में इकट्ठी होंगी और माँ की यादों को एक साथ जिएंगी। इसीलिए मेरी बहनें भी आएंगी और मैं भी बच्चों को लेकर आज शाम को जा रही हूँ। रचना अपनी चारों बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और ससुराल की इकलौती बहू। वो जब 5वीं कक्षा में थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 4 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में उसकी माँ 4 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वो तो रचना के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो चारों बेटियों के साथ उसकी माँ या तो भीख मांगकर गुजारा करती या दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर अपनी चारों बेटियों की शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि रचना के कोई भाई नहीं था, इसलिए अच्छे घर वाले लोग आते थे, लेकिन यही कहकर वापस चले आते कि बिन भाइयों की बहन है। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपने माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ ने जन्मे बच्चे हों वहाँ मायका होता है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया था ताकि उनकी चारों बेटियाँ उनके जाने के बाद भी अपने मायके की याद में इस घर में हमेशा आती रहें। माँ ने मरने से पहले अपनी चारों बेटियों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूँगी तब यह घर तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए तो यहाँ चली आना। चारों बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। खैर, शाम को रचना के पति रमेश जब ऑफिस से आए तो रचना उन्हें चाय नाश्ता कराकर और अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई। बच्चों के साथ में सफ़र कब कट गया पता नहीं चला। घर पहुंचते उसने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीज़ें करीने से रखी हुई थीं, बस थोड़ी धूल मिट्टी लग गई थी। रचना ने सारे घर की सफाई की और अपनी बहनों का इंतजार करने लगी। एक एक करके चारों बहनें आ गईं तो चारों बहनें पहले गले से मिली और फिर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर चारों बहनों ने एक साथ कहा कि माँ, हमारा मायका आज भी जिंदा है। कहते हुए चारों बहनों की आंखों में पानी आ गया। तभी दूसरे नंबर वाली बहन सुमन ने कहा कि देखो दीदी, हमारी माँ कितनी मजबूत थी, उनकी मजबूती उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। हाँ सुमन, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। ये उनके आत्मविश्वास और ईमानदारी की चमक है, रचना ने कहा। तभी तीसरी बहन सीमा बोली, दीदी, माँ आलू के पराठे कितने अच्छे बनाती थी ना। माँ के हाथों में तो जादू था। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन आज तक मैं वैसे पराठे नहीं बना पाई। जब माँ थी, जब मेरे आने से पहले ही पराठे की सारी तैयारी कर लेती और फिर गर्मा गर्म इतने मुलायम पराठे बनाती कि मैं तो वहाँ किचन के स्लैब पे पैर रखकर पराठे खाने लगती थी। तभी माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, कमरे में जाकर आराम से बैठकर खा लें। ये सारी बातें सुनकर सबसे छोटी बहन रिंकू की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। रिंकू जब 6 महीने की भी नहीं थी तभी उसके पापा उन सबको छोड़कर चले गए थे। तीनों बहनों के ससुराल चले जाने के बाद केवल रिंकू ही तो माँ के साथ रह गई थी। रिंकू और माँ दोनों ने ही घूम घूम कर इस जमीन को ढूंढा था और फाइनल किया था। तभी बड़ी बहन रचना ने अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और बोली, चलो आज ये तुम्हारी रचना दीदी तुम सबको माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी, लेकिन पहले दीदी को चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। चाय की शौकीन दूसरी बहन सुमन ने कहा, हाँ चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद रचना ने आलू
के आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए। तभी सुमन ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं लगा देती हूँ। तभी बाकी की दोनों छोटी बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गईं और बोली, दीदी हम कुछ मदद करें? दोनों ने पूछा, नहीं, एक तो किचन में 2 ही लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अगर तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी, और दूसरा तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों ही बना लेंगी। रचना ने कहा तो दोनों बहनें बाहर आकर बच्चों को देखने लगीं। रचना पराठे की तैयारी करते करते सोचने लगी कि जिस दिन माँ टिफिन में आलू पराठा देती थी उस दिन स्कूल में उसे भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि रचना का टिफिन जैसे ही खुलता था तो सारी फ्रेंड्स उस पर टूट पड़ती थी। जब घर पर आकर ये बात माँ को बताती तो माँ बहुत खुश हो जाती और कहती कि कल से ज़्यादा बना दिया करूँगी। अरे दीदी कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी और मेरे हाथ आटे से सने हुए हैं, सुमन ने कहा। तो रचना ने गैस बंद किया और कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू पराठे बनाने शुरू किए। एक पराठा बनते ही रचना ने कहा कि जा सुमन, पहले चटोरी रिंकू को बुला ले, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाते हैं, बच्चों को भी बाद में देंगे। रिंकू के आते ही रचना ने पराठे पर घी लगाया और माँ के हाथ से बना हुआ नींबू का अचार निकालकर पराठे के साथ दे दिया। एक निवाला खाते ही रिंकू बोली, वाह दीदी, एकदम माँ के जैसा पराठा बनाया है। माँ के जैसा तो कभी जिंदगी में नहीं बना सकती छोटी। कहते हुए रचना की आंखों में पानी आ गया। तभी सुमन बोली, दीदी ये हर बात पर माँ की इतनी याद क्यों आ रही है? अरे पगली, माँ कभी भूलती है क्या? जब तक सांसें हैं तब तक माँ और माँ की बातें ऐसे ही याद आती रहेंगी। चारों बहनों का खाना पीना हो गया तो चारों बहनों ने हाल में ही चारों के लिए बिस्तर बिछा लिए। बच्चों को पहले ही सुला दिया। माँ थी तभी पांचों माँ बेटी एक जगह ही सोती थी। तो माँ कहती थी कि मेरे बाद भी तुम चारों बहनें ऐसे ही मिलजुल कर रहना, कभी किसी के बहकाव में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेने देने में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले ही मुझसे 19-20 का अंतर हो गया हो, लेकिन प्यार मैं तुम चारों से बराबर करती हूँ। एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं। माँ, हम चारों हमेशा ऐसे ही रहेंगे और तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ी बेटी रचना कहती, लेकिन माँ को कहाँ रोक पाई। माँ को हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। रचना ने सिर्फ माँ का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। माँ की आवाज़ सुनी थी, उसे माँ की तबीयत कुछ खराब लगी तो वो तुरंत माँ से मिलने आई और आकर अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उसने अपनी दूसरी बहन सुमन को फ़ोन करके बताया तो सुमन भी आ गई। कई टेस्ट होने के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया है। तब तीसरी बहन सीमा भी माँ से मिलने आ गई थी। डॉक्टर माँ का इलाज शुरू करते उससे पहले ही माँ दूसरी दुनिया के सफ़र पर निकल गई थी। सबसे छोटी बहन रिंकू दूसरे शहर में होने की वजह से वो समय पर नहीं पहुँच पाई थी और जब तक पहुँची तब तक माँ को गहरी नींद में सोए हुए पाया। रिंकू को आज भी इस बात का मलाल था कि वो अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी नींद नहीं आ रही, रिंकू ने कहा तो बाकी तीनों बहनें भी बोली कि हाँ, नींद तो हमें भी नहीं आ रही। ऐसा कहकर चारों बहनें एक के बाद एक उठकर बैठ गईं। दीदी, मैंने पापा को कभी नहीं देखा। जब पापा चले गए थे तब माँ ने कैसे हम सबको संभाला? रिंकू ने पूछा। मैं भी छोटी थी लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोदी में उठाए हम तीनों को साथ लेकर रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी और हम सबको साथ में लेकर वापस शहर आ गई थी। रचना ने बताया तो सीमा बोली, दीदी मैं रात भर जाकर कुछ पढ़ती रहती थी। हाँ, माँ को पापा की जगह नौकरी जो चाहिए थी। माँ की शादी जल्दी हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते रचना रोने लगी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमज़ोर क्यों पड़ रही है? सुमन ने अपनी बड़ी बहन रचना को गले से लगाते हुए कहा, रचना दीदी, आपको इतनी पुरानी बातें याद कैसे हैं? रिंकू ने पूछा। तो रचना ने कहा कि माँ से भी कभी सुना था और अब सो जाओ, चलो मुझे अब नींद आने लगी है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल चाची आने वाली हैं, बेचारी बड़ी परेशान है। कहकर चारों बहनें निद्रा रानी की गोद में समा गईं, क्योंकि माँ की गोद तो अब उनके नसीब में रही नहीं थी। अरे माँ, सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है? सीमा ने सुबह तकिए में अपना सर घुसाते हुए कहा और फिर एकदम से उठ खड़ी हुई कि माँ तो अब है ही नहीं। अभी सीमा सोची रही थी कि पूजा वाले कमरे से रचना बाहर आई। रचना ने माँ के जैसे ही सीमा से कहा, किया कब तक सोती रहेगी? उठकर फ्रेश हो जा। सुमन चाय बना रही है, जल्दी से आ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक चाय पी चुके हैं, चाची भी आने वाली होंगी। सीमा दीदी, अपना ससुराल में काम कैसे चलता होगा? आपकी सुबह देर तक सोने की आदत गई नहीं। बाथरूम से अभी भी नहा कर आई, अपने बाल सुखाती हुई रिंकू ने कहा। रिंकू ससुराल अच्छों को सुधार देता है, फिर सीमा की तो क्या बिसात है। सुमन ने हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी? जल्दी कर, चुपचाप सबकी बातें सुन रही सीमा से रचना ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, सीमा ने अपने बिस्तर से मिटते हुए कहा। तो रचना बोली, जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। चारों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर दी थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सकें।
रचना ने अपनी चारों बहनों के पसंद को ध्यान में रखकर बेसन गट्टे और भरवा मिर्च बनाई थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को माँ की कमी महसूस न हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो माँ को बनाया, और जब माँ भगवान के पास चली गई तब बड़ी बहन ही माँ का दर्जा होती है। ये सब सोचकर उसने अपनी तीनों बहन के पसंद का खाना बनाया। और वैसे भी रचना ने अपनी छोटी बहन रिंकू को तो गोद में ही खिलाया था, क्योंकि बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्ष में जीवन ने रचना को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था, उसे याद भी नहीं था। माँ अपनी ज़्यादातर परेशानियाँ उसी से शेयर करती थी। माँ ने मरने से पहले उसे कहा भी था कि रचना, तू ही वो डोर है जो मेरी माला के चारों मोतियों को पिरोकर रखेगी। तुम चारों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। रचना ने कहा तो माँ बोली कि बेटा, तेरे ताऊ जी हमेशा मुझे यही ताने सुनाते रहते थे कि देखना बिन भाई की तेरी बेटियां तेरे जाने के बाद पीहर की दहलीज को तरसेंगी। उनको चिढ़ होती थी कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। ये सब बातें बाद में करेंगे माँ, मुझे सब पता है। तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मायका क्या केवल भाई से ही होता है? मायका तो माँ से जन्मे बच्चों से भी हो सकता है, वो चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। रचना ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू न जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची, माँ ने रचना के गाल को सहलाते हुए कहा था। रचना ने अपने गाल पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। तभी किचन से बाहर आई हुई सुमन बोली, रचना दीदी, आटा गूंथ दिया है, जब खाना खाना होगा तब रोटियां सेक लेंगे। हाँ हाँ, चल बाहर चलकर बैठते हैं, अतीत से वर्तमान में लौटती हुई रचना ने कहा। तब तक दरवाजे की घंटी भी बज गई। शायद चाची आ गई। रिंकू ने जाकर गेट खोला। चारों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गईं। रचना के पापा 3 भाई थे और उसके पापा 20 के भाई थे। रचना के ताऊ जी के 3 बेटे थे और चाचा जी के सिर्फ 2 ही बेटियां थीं। तो रचना ने चाचा के ताऊ जी के एक बेटे प्रवीण को गोद ले लिया था। जब चाचा ने प्रवीण को गोद लिया था तब प्रवीण को इतनी समझ थी कि उसके असली माता पिता कौन हैं, तो वो इसलिए हमेशा अपने माता पिता से ज़्यादा प्रेम करता था। प्रवीण की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी, क्योंकि रचना को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। चारों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी जी ने बड़े भाई साहब से सबसे बड़े बेटे रमन को गोद ना लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप चारों बहनों को भाभी जी के संजोए ख्वाबों जैसे आशियाने में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। काश मैंने भी भाभी जी की बातों को सुना होता। चाची, आपकी बेटियों को भाई तो मिल गया, हम बेचारियों जैसी बिन भाई की तो नहीं है, सुमन ने कहा, क्योंकि सुमन का स्वभाव ऐसा था कि वो खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना न रह पाए। तभी रचना ने आंखों ही आंखों में सुमन को चुप रहने का इशारा किया और अपनी चाची से बोली कि चाची, आप इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही कहती रहती हैं। नहीं रचना बेटी, सुमन सही तो कह रही है। भाभी जी ने जब मुझे समझाया था तब भी मैंने यही कहा था कि भाभी जी जितनी बहादुरी और हिम्मत मुझ में तो कभी नहीं थी ही नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाभी जी ने रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया था। चाची ने कहा तो रचना बोली, हाँ चाची, आप बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तभी चाची बताने लगी कि भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11वें दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक शपथ पत्र बनवा लाए और लाकर भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो भाभी जी ने कागज हाथ में लेते हुए पूछा कि इसमें लिखा क्या है। तभी बड़े भाई साहब ने कहा कि कुछ नहीं, तुम रमन को गोद ले रही हो, बस यही लिखा है। अब और तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। उन 11 दिनों में घर में खर्च हुआ एक एक पैसा आपकी माँ ने ही यानी कि भाभी जी ने दिया था। बड़े भाई साहब किसी न किसी बहाने से आपकी माँ से पैसे मांगते रहते थे। जिस भाई ने अपने भाई की अंत्येष्टि में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, वो भला उसकी बीबी और बच्चियों की क्या देखभाल करता। ये बात शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चियों की किस्मत में भाई होता तो भगवान मेरी गोद में 4 बेटियां डालता ही क्यों। चाची माँ ताऊ जी से बात करती थी। रचना ने पूछा, रचना परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी? नहीं तो पहले के ज़माने में जेठ और ससुर से कहाँ बातें करते थे, उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। तो छोटी बहन रिंकू बोली, फिर क्या हुआ चाची? अरे पहले कुछ चाय नाश्ता तो हो जाए, फिर सुनते हैं, सीमा ने उठते हुए कहा। सीमा बेटी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, चाची ने हंसते हुए कहा। तो सीमा चाय बना कर ले आई। तभी चाय में बिस्किट डुबोते हुए रिंकू ने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ था, चाची बताइए ना। तभी चाची बोली कि भाभी जी ने जब रमन को गोद लेने से इनकार कर दिया तो बड़े भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी कि अगर रमन को गोद नहीं लोगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेंगे, और तेरे पति की नौकरी की जगह दूसरी नौकरी मेरा बेटा रमन ही तो करेगा, और कल पगड़ी की रस्म भी तो होनी है।
तो रमन को ही तो पगड़ी बांधेंगे। भाभी जी समझ गई थी कि अगर नौकरी रमन को मिल गई तो भाभी जी और आप चारों बहनों को दर दर ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, मैं रमन को गोद नहीं लूंगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात, तो उसके लिए मैं आवेदन करूंगी। भाभी जी ने दृढ़ता से कहा था। तभी सुमन ने पूछा कि चाची, माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत कैसे बनी रही? तेरे जैसी कमजोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्यों को निभाना जानती थी, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी माँ। रिंकू ने कहा तो रचना बोली, तुम दोनों चुप करो। आगे क्या हुआ चाची, वो बताओ ना, आगे क्या हुआ बेटी? बड़े भाई साहब ने व्यंग से कहा कि पगड़ी की रस्म का क्या क्या वो भी तू ही पहन लेगी? तभी भाभी जी ने बिना डर शब्दों में कहा कि हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारियां मुझे उठानी है। चाची ने कहा कि रचना बेटी, ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए, क्योंकि पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, विरादी वाले आते हैं। लेकिन भाभी जी तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, जो किसी से नहीं डरती थी। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम चारों बहनों को ही दिया था, रचना ने कहा। तभी चाची आगे की बात बताते हुए बोली कि फिर पता है कि बड़े भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी औरतों के पगड़ी बंधी है जो उसके बंधेगी। भाई साहब ने गुस्से में कहा। तो भाभी जी ने भी कह दिया कि भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रमन को गोद नहीं लूंगी। तभी भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा, अरे तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। तो भाभी जी बोली कि मैं 10वीं पास कर लूंगी। हाँ, सरकार तेरे लिए इंतजार करेगी कि कब महारानी जी 10वीं पास करे और कब उन्हें नौकरी दे। भाई साहब, इसी साल 10वीं पास कर लूंगी मैं, भाभी जी ने कहा। तो बड़ी भाभी जी यानी कि तुम्हारी ताई जी ने कहा कि आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी? माफ करना भाभी जी, लेकिन आज तक इस घर की कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है। आपकी माँ ने भी कह दिया। आपकी माँ के सख्त लहजे और आत्मविश्वास ने बड़े भाई साहब और बड़ी भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। तभी रचना ने पूछा कि फिर पगड़ी की रस्म का क्या हुआ चाची? तो चाची ने बताया कि बेटी, पगड़ी की रस्म का सारा ठीकरा बड़े भाई साहब ने तुम्हारी माँ के सर फोड़ दिया था। फिर तुम्हारी माँ घूंघट निकाल कर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि रमन की पगड़ी रस्म हो। इससे मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं उसे गोद लेकर अपनी बच्चियों का गला नहीं घोट सकती। हाँ, अगर सभी पंच ये लिख कर दें कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। पंचों की कहा इतनी हिम्मत थी कि 4 बच्चियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब लोग एक एक करके निकल लिए। तभी रचना ने पूछा कि चाची, माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं? पगली माँ पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पगड़ी न बांधने का निश्चय किया। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहता कि अभी जाकर भाभी जी को कह दूं कि वाह मेरी झांसी की रानी, तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर चुप रह गई थी। आपकी माँ जैसी हिम्मत बहुत ही कम लोगों में मिलती है बेटी। हाँ चाची, बिल्कुल सही कह रही हो आप, हम चारों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं है, रचना ने कहा। तो चाची बोली, अरे नहीं बेटी, आप चारों बहनों में भी अपनी माँ की जैसी हिम्मत है। आपकी माँ की हिम्मत आप लोग ही तो थे। भाभी जी, आप चारों को अकेले घर पर छोड़कर नौकरी पर जाती थी, नहीं तो बेटियों की माँ की फिक्र को एक माँ ही समझ सकती है। आप चारों में भी बहुत हिम्मत है बेटी। भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय कम हंगामा हुआ था। तब भी आपके ताऊ जी ने तीनों बेटे एक तरफ हो गए थे और आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन तभी आप चारों बहनों ने कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। हाँ चाची, रमन भैया तो नाराज होकर चले भी गए थे। कैसे कह गए थे कि अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती हैं तो कंधा भी लड़कियां ही दे दें। वही तो तब रिंकू ने ही बोल दिया था ना कि आत्मा न नर है न नारी। जो बेटे जिंदा रहते माँ बाप का जीवन नर्क बना देते हैं, उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को स्वर्ग भला कैसे मिलेगा? हमारी माँ की अंतिम इच्छा तो हम चारों बहनें ही पूरी करेंगी। बहादुर माँ की बहादुर बेटियां हैं आप। चाची बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला। चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर रखी है, रचना ने कहा। तो चाची बोली, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ, नहीं तो चाची के हाथों से गर्म रोटी खा लो, वैसे भी हम औरतों को गर्म रोटी कहाँ नसीब होती है। क्यों चाची, प्रवीण भैया की पत्नी आपकी बहू का क्या नाम है, उसका बनाकर नहीं खिलाती क्या? सुमन ने पूछा। अरे प्राची, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती, वो तो बड़ी भाभी जी के कहने में ही चलती है। उसके दिमाग के टावर को सिग्नल तो वहीं से मिलते हैं। प्रवीण को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप चारों बहनों का माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज चारों बहनें कितनी खुशी से अपनी माँ के बनाए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी प्रफुल्लित हो रही होगी। चाची, ये सब बातें छोड़िए, मैं और सुमन रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटियों के हाथ का ही खा लेना। बहुत बनाने के बाद चाची मान गई। रचना और सुमन ने सबके लिए फटाफट रोटी सेकना शुरू किया। सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाची ने कहा कि रचना, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए।
आप चारों बहनों को आज एक साथ अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हूँ। आज आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है, फिर चाहे वो बच्चा बेटा हो या बेटी। आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना। चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करती हो चाची, हम 4 नहीं 6 बहनें। रचना ने कहा तो चाची ने कहा कि चलो ठीक है बेटी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, अब मैं चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई थी। चारों बहनें चाची को जाते हुए देख रही थीं। चारों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हूँ कि हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए मिसाल हैं। तभी रचना ने घर के अंदर आते हुए रिंकू से पूछा कि कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी। क्योंकि रिंकू के ससुराल का सफ़र ही दूर था, बाकी सब तो एक ही शहर में रहने वाली थी। रात को चारों बहनें देर तक बातें करती रहीं। तभी रिंकू बोली, दीदी 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला, अब फिर 6 महीने बाद मिलना होगा। हाँ रिंकू, हम अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। कहकर चारों बहनें सो गईं। अगले दिन चारों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ आपने सही कहा था कि मेरे जाने के बाद ये घर ही आपकी माँ है। यहाँ आई तो ऐसे लगा जैसे आप हमारे साथ ही हो। कहते हुए चारों की आंखों में पानी भर आया। चारों बहनें गले से मिली और फिर 6 महीने बाद मिलने का वादा करके चारों अपने अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।